अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये आपका लेक्चर नंबर 11 और आज से हम शुरू करेंगे डायनामिक्स। तो ये लें जी, ये डायनामिक्स आपको नज़र आ गया ऊपर। और इसमें जारी बात है जो बॉडी होगी ना मोशन में होगी। पहले हम जो डिस्कस करते रहे हैं उसमें हमने कहा है कि बॉडी इज एट रेस्ट, और उसके अंदर हमने क्या जो डिस्कस किया, हमने कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस भी डिस्कस की, हमने रिजल्टेंट निकालना भी सीखा, हमने फ्रिक्शन फोर्सेस की भी एप्लीकेशंस देखी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रांच ऑफ द मैकेनिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज डायनामिक्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब है कि ऑब्जेक्ट है, अब रेस्ट पे नहीं है, मोशन पे है, यानी कि मूव करेगा। एक तो ये फर्क पड़ गया डायनामिक्स का और किसका, स्टैटिक्स का। अब वो कहता है कि वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। डायनामिक्स की बात कर रहा है, इसके मजीद दो पार्ट्स हैं। पहला कहता है डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जाहिर बात है फोर्स लगती है बॉडी पे तभी वो मूव करती है, लेकिन वो कहता है विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस। अब जिन लोगों ने तो फिजिक्स पढ़ी हुई है, हमने जब पढ़ी थी तो इस तरह की क्वेश्चन थी, एस इज इक्वल टू वी टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो इसमें देख लें डिस्टेंस भी आ रहा था, इसमें वेलोसिटी भी है, इसमें टाइम भी है, एस इज इक्वल टू वी टी। लेकिन इसमें कोई फोर्स का जिक्र नहीं है कि क्या फोर्स लगी तो बॉडी मूव कर गई। तो ये इस किस्म की बात हो रही है। तो ऐसी ब्रांच को कहते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स। दूसरी वाली जो है कहता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फोर्सेस अंडर विच द मोशन टेक्स प्लेस। मतलब है कि दूसरी ब्रांच वो वाली है जिसमें मोशन होती है, बॉडी की मोशन होती है, और जो फोर्सेस होती हैं अंडर द मोशन टेक्स प्लेस वो डिस्कस होती हैं। अब एक रिकॉल करनी बड़ी मशहूर इक्वेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें फोर्स आ गई ना। तो ये वाली जो ब्रांच होती है इसको कहते हैं काइनेटिक्स, यानी कि काइनेमेटिक्स भी डायनामिक्स की ब्रांच है, काइनेटिक्स भी डायनामिक्स की ब्रांच है। काइनेमेटिक्स में फोर्सेस वगैरह को हम नहीं कंसिडर करते, ज्योमेट्री कंसिडर करते हैं। डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, ज्योमेट्री ऑफ द मोशन। और काइनेटिक्स के अंदर लाजमी बात है वो फोर्सेस भी आती हैं, मास भी आता है, जो कि बॉडी में मोशन प्रोड्यूस कर रही होती है। तो ये तो हो गया। तो बस एक बार इसको पढ़ते हैं, आगे चलते हैं फिर। डायनामिक्स वो है ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है जिसमें कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, मोशन में होता है, एक चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट एनी रेफरेंस टू द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको कहते हैं काइनेमेटिक्स। ये लिखा है फॉर्मर इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। सेकंड वाली जो कहता है एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द मोशन ऑफ द बॉडी एंड द फोर्सेस अंडर विच द मोशन टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पे कहता है रिलेशन होगी बिटवीन द मोशन एंड द फोर्सेस। जैसे एफ इज इक्वल टू एम में देखे ना, एफ फोर्स हो गई, ए जो एक्सेलरेशन वो मोशन की तरफ जा रहा है मामला, तो रिलेशनशिप तो हो गई फोर्सेस और मोशन के दरमियान। तो इस तरह की ब्रांच को कहते हैं काइनेटिक्स, जिसमें कि फोर्सेस मैस आ जाते हैं, जिसमें नहीं आते वो काइनेमेटिक्स। ये लें जी, ये तो लगता है कोई रहमत की बारिश शुरू होगी। चैप्टर 8 रेक्टिलिनियर मोशन। और जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी उनको लाजमी पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैथमेटिक्स में अगर कोई ऐसी चीज आती है तो यहाँ पे डेफिनेशन ही चाहिए होती है हमें। मेन मेन तो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है जो आपको हेल्प आउट करती है। जिन्होंने नहीं पढ़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये है जी डेफिनेशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन। लो जी, बात खत्म हुई ना। स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है, यानी कि यूं नहीं जाना, सीधे रास्ते से चलना है, तुरी जाओ तुरी जाओ तुरी जाओ तुरी जाओ, लेकिन सीधे रास्ते पे, ये स्ट्रेट लाइन है, ये है जी मोशन। मेरा कर्सर ऊपर नीचे शायद हो जाए, लेकिन ये देखिए, लेकिन ये वाली नहीं, कर्व के अलोंग नहीं जाना, स्ट्रेट लाइन। ये ऐसी कर्व के अलोंग जाना है जिसका कर्वेचर जीरो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर जीरो होता है। मैं उधर नहीं जा रहा, ये कर्वेचर क्या चीज है, लेकिन यहाँ पे देख लें स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो मोशन होती है उसको कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। वो कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सच अ मोशन कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। तो वो कहता है कि जो पोजीशन होती है पार्टिकल की, जो इस तरह की मोशन कर रहा होता है, जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा होता है, वो आती है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, इन टर्म ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। वो पॉइंट हो गया ले, यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ है और ये डिस्टेंस ये लें, और स्ट्रेट लाइन पे समझ लें कि वो पॉइंट से एक्स डिस्टेंस है। वैसे मैंने आपको बताया, आगे ये लिखा हुआ है कि लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट, एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल ओ एट एनी टाइम टी। ठीक हो गया। ओ कहता है कि फिक्स पॉइंट है, एक्स उसका डिस्टेंस है पार्टिकल का ओ एट एनी टाइम, मतलब है कि ओ से जो डिस्टेंस है वो एक्स होगा एट एनी टाइम टी। ठीक हो गया। तो यहां से आ गया देन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटी। अब जिन्होंने देखा ना, इस कोर्स का तो प्री रिक्विजिट बनता है वेक्टर एनालिसिस, इस कोर्स का प्री रिक्विजिट बनता है वेक्टर एनालिसिस। तो उसमें अगर ये वेलोसिटी, वैसे तो आपके पास लिखा हुआ है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसके अलावा एक्सेलरेशन वो कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
और यहाँ पे देख लें डिस्प्लेसमेंट x कह लें, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब है dx by dt, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मैंने यूं कर दिया। ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी v है तो dv by dt, dv by dt या डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये मैग्नीट्यूड्स कह रहा है वो उसके ऑफ द पार्टिकल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये लीजिए जी, ये जो जुबानी मैंने बोला था ये था, उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये है जी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और उसके बाद कहता है जी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो ये है। ये इसके बराबर कैसे आया, वेलोसिटी को रिप्लेस करें dx by dt, तो अब ये देखें ये बनता है d by dt टाइम्स dx by dt, या टाइम्स ही तो ये कहना चाहिए कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ dx by dt, तो d स्क्वायर x ओवर dt स्क्वायर ही बनता है। तो ये एक्सेलरेशन आ गई और ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। इसको क्वेश्चन 1 कर लें, इसको क्वेश्चन 2 कर लें, ये डिफरेंशियल क्वेश्चन ही हैं, देख लें डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अब ये देख लें डायनेमिक्स कंपैरेटिवली जो है ना स्टैटिक्स से आसान है। वैसे मैं एक चीज बताऊं, स्टूडेंट्स हालांकि मुझसे पूछते हैं सर ये आसान है कि मुश्किल है, तो मैं यही कहता हूँ भाई मेरी नजर में तो ये बेतुका सवाल है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूँ आसान है। वो चीज आसान है जो समझ आ जाए, वो चीज मुश्किल है जो ना समझ आए। अगर आपको मतलब ये रूल आपका जो है ना, ये पहली क्लास से लेके या प्री नर्सरी से लेके पीएचडी तक यही रूल है, जो चीज समझ आ जाए वो आसान है, ना समझ आए मुश्किल है, बेशक वो पीएचडी लेवल की हो या पहली क्लास की हो। तो अब यहाँ पे देखें आसान मैंने इसको इस सेंस में क्यों कहा है स्टैटिक से, कि इसमें डायग्राम बड़ी सिंपल है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये आपका फिक्स पॉइंट हो है, ये टाइम t इक्वल टू टी है, और ये डिस्टेंस है जो उसने कवर किया, t इक्वल टू 0 पे पॉइंट o पे है, t इक्वल टू t पे पॉइंट ये इतना, यानी कि पॉइंट o से x डिस्टेंस कवर कर गया, यूं करना चाहिए, t इक्वल टू t पे ये डिस्टेंस x कवर कर गया पॉइंट o से। अब ये t जो है ये सेकंड्स भी हो सकते हैं, ये आवर्स भी हो सकते हैं, ये मिनट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अब जरा इधर से दोबारा पढ़ें, कहता है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सच अ मोशन कैन बी स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन, ये फिक्स पॉइंट है, ये लाइन है। वो कहता है ओ जो है आपके पास वो फिक्स पॉइंट है, ये देख लें। एक्स कहता है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओ, ये लें जी, पार्टिकल कह लें बॉडी कह लें, एट एनी टाइम टी, ये लें जी एनी टाइम टी, हो गया जी एनी टाइम टी। तो अब यहाँ पे देख लें ये आपके पास है, तो ये डायग्राम है सारी। हालांकि आपने देखें स्टैटिक्स में, आप देखें फ्रिक्शन में देखें काफी डायग्राम्स डिफरेंट किस्म की, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैडर वाली खासतौर पे, और इसके अलावा जो पिछली आपके थे कंपोजिशन ऑफ, उसमें भी डायग्राम्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इसके मुकाबले, लेकिन समझ आती तो वो भी आसान है, समझ आएगी भी आसान है। तो डायग्राम का डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बड़ा सिंपल है उससे, ये असल में मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज आपके पास आ गई। तो अब एक और चीज देखें, वो कहता है जी मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन जो है कैन बी expressed as when the velocity is the function of x, अगर velocity x का फंक्शन है तो, अगर velocity distance dependent है तो यहाँ पे देखें, अब देख लें इसमें मैथमेटिक्स आ रही है, ये चले फिजिक्स की लैंग्वेज है, velocity is the function of x, velocity is the function of distance, लेकिन यहाँ पे देख लें velocity तो हमने पढ़ा था जी आपके पास ये चीज dx by dt, यही था। अब यहाँ पे देखें अगर वो कहता है जी कि एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, वैसे तो फिलहाल यूं लिखा हुआ है, एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं अगर ये वाली जो वेलोसिटी है ये x का फंक्शन हो जाए, डिस्टेंस का फंक्शन हो जाए, तो इसमें लगेगा चेन रूल, वो तो है मैथमेटिक्स। तो यानी कि v x का फंक्शन है, तो अब यहाँ पे देख लें, अब इसको जरा भूल जाए, अब प्योर मैथमेटिकली देखें इसको, v कहता है जी x का फंक्शन है, डेरिवेटिव वो t के लिहाज से निकाल रहा है, तो v का डेरिवेटिव पहले x के लिहाज से निकलेगा, फिर x का t के लिहाज से निकलेगा, फिर देखें v इज द फंक्शन ऑफ x, उसका टाइम डेरिवेटिव निकाल रहा है, तो v का डेरिवेटिव x के लिहाज से निकलेगा, x का डेरिवेटिव फिर टाइम के लिहाज से निकलेगा। अब जरा इसको गौर से देखें, ये dx पे dt क्या था, ये तो वेलोसिटी है, इसको वेलोसिटी से रिप्लेस करते हैं, ये आ गया, और ये वाली टर्म ये आगे लिखी हुई है। तो अब ये देख लें ये एक और इक्वेशन आपके पास आ गई एक्सेलरेशन की, ठीक है जी, एक और इक्वेशन आ गई आपके पास एक्सेलरेशन की। तो ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, ये भी एक्सेलरेशन है, तीनों है। कौन सी क्वेश्चन कब यूज करनी है, यही सारी लॉजिक होगी, यही सारी थ्योरी होगी, यही सारी प्रॉब्लम्स होगी कि एक्सेलरेशन इसके बराबर है, ये कब यूज करनी है, सोचेंगे और लॉजिकली सोचेंगे समझेंगे। ये कब यूज करनी है इसके बारे में भी समझाया जाएगा, ये कब यूज करनी है इसके बारे में भी समझाया जाएगा। ये लीजिए, ये आपके पास है क्वेश्चन 1, ये आपके पास जी क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 3, उछलती हुई आई है सारी। मजा आ रहा है ना उनको यूज जो करना है हमने, उनके बगैर तो गुजारा ही नहीं, उनकी इंपॉर्टेंस है बड़ी। ले जी वो कहता है क्वेश्चन 1 2 3, ये जी 1, ये जी 2, ये जी 3 आर द डिफरेंशियल क्वेश्चंस। वैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस भी कह सकते हैं, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव नहीं है, ये डिफरेंशियल क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्वेश्चन को डिफरेंशियल क्वेश्चन कहते हैं जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है, डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। डिस्क्राइबिंग द रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल, रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन इन द स्ट्रेट लाइन।
ये जो क्वेश्चन 2 है इसको कहते हैं जी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है। ये आपके पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन है क्योंकि डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है, और वो कहता है इसकी जो सोल्यूशन होगी उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। सोल्यूशन से क्या मुराद है, यहां से ध्यान से देखें, सोल्यूशन से मुराद x है, x है सोल्यूशन इसका। उसी को दो बार डिफरेंशिएट किया तो एक सोल्यूशन आई है ना, x इज अ सोल्यूशन। जारी बात है एक बार इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगी, फिर करेंगे, फिर x आ जाएगा, तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट तो आएंगे, तो वो ही दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होंगे, लेकिन वो निकालने पड़ेंगे। देखे ना, अगर प्योर मैथमेटिकल होता तो वही छोड़ देते हैं, चलो जी दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ निकालने पड़ेंगे। इसलिए मैं एक फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब ये टीचरों से मेरी रिक्वेस्ट है और स्टूडेंट से भी है। मैंने अनहैपीली मजाक उड़ता भी देखा है, और प्योर मैथ है, ये तो मैथ फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स है, अप्लाइड मैथ ये तो फिजिक्स की चीजें हैं, लेकिन ना फिजिक्स की हैं ना मैथ के हैं, बीच में लटक रहे हैं। इस तरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इला मिलन ही होता है, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और सीधी सी बात है कि यहाँ पे वो कहता है दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे, लेकिन वो निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि फिजिकल टर्म्स इसमें आ गई हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या मुराद है, फिजिक्स रिलेट होगी ना साहब, कोई एक्सेलरेशन है, कोई टाइम है, कोई वेलोसिटी है, कोई डिस्टेंस है, तो इसमें आपको दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकालने पड़ेंगे, उनकी भी फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर होगी। आप देख लीजिएगा, उनको मतलब है कि इंटीग्रेट करने के बाद छोड़ नहीं देना पड़ेगा, निकालने पड़ेंगे। निकालने कैसे पड़ेंगे, कहता है दीज कांस्टेंट्स कैन बी डिटरमाइंड if we have at least two distinct information about the motion of the particle। देखा ना, आ गया ना अभी अप्लाइड मैथमेटिक्स, मोशन इन्वॉल्व होगी। अब प्योर मैथ में कहां पे वो मोशन आती है, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ा रहा। प्योर मैथमेटिक्स आपको आता होगा, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी, तभी तो ये करेंगे। तो यहाँ पे कहता है एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट इन्फॉर्मेशन, मोशन के बारे में दो डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन हो। पहले बताया कि दो ही इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है। और मोशन के बारे में किस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है, ये देखें। वो कहता है these two conditions could be positions of the particle at two stages। फॉर एग्जांपल जी t is equal to 0 पे x की वैल्यू है, या t is equal to t1 पे x की वैल्यू है, डिस्टेंस इतना कवर किया है। t is equal to t2 पे एक और डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। समझ लेंगे, ये देख ले, कह रहे हैं ना पोजीशंस एट टू स्टेजेस। आप करें t is equal to t1 x equal to x1, t is equal to t2 x equal to x2, ये मैंने जुबानी बोला, आगे जाके करेंगे। या कहता है वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट वन स्टेज। फॉर एग्जांपल टाइम t is equal to 0 भी वो कहता है ये डिस्टेंस है, ये वेलोसिटी है। अब इस पे हैरानी होगी कि टाइम तो 0 है, तो पोजीशन वेलोसिटी कहां से आ गई, वो हम समझेंगे अभी, ठीक है। ये देखें जी, टाइम t is equal to 0 पे कहता है डिस्टेंस 0, इसकी तो चलो सेंस बनती है। और ये मैं बता दूं, जब टाइम 0 होता है तो डिस्टेंस 0 ही लिया जाता है, अनलेस के बताया हुआ हो। ये मैंने जरा की पॉइंट बताया, शायद बाद में क्लियर हो, लेकिन जब टाइम 0 पे सेंस ये बनती है कि डिस्टेंस भी 0 है, अनलेस जो बताया वो बात की बात है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई टाइम तो 0 था, डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ, वेलोसिटी कितना आ गई। भाई समझ लें कि आप मोटरवे पे जा रहे हैं, मोटरवे का तो पता ही होगा आप लोगों को, कोई मोटरवे ले लें, यहां से इस्लामाबाद वाला ले लें, आप भेरा क्रॉस करते हैं, भेरा भी रुकते नहीं, वहां पे अपनी स्टॉप वॉच ऑन कर देते हैं। हालांकि आप लाहौर से चले हुए, स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, वहीं से आपका टाइम t इक्वल टू 0 होता है, वहीं से आपके पास जो है x इक्वल टू 0 स्टार्ट होता है, क्योंकि आपका जो 0 पॉइंट है भेरा है, लाहौर नहीं है, इस्लामाबाद आप जा रहे हैं। लेकिन जारी बात है, आप स्टॉप वॉच ऑन करते हैं, मोटरवे के ऊपर है, उस वक्त कोई ना कोई तो वेलोसिटी होगी ना आपकी गाड़ी की, क्योंकि आप भेरा रुके नहीं है, चले जा रहे हैं। ये देख लिया, आप कुछ अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन आगे जाके देखेंगे, लेकिन इसकी सेंस बनती है। अब ये देख लें, ये फर्क होता है अप्लाइड मैथ प्योर मैथ का, क्योंकि प्योर मैथ में भी इस तरह की कंडीशंस होती हैं, दी हुई होती हैं, उनको हम यूज करके कांस्टेंट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ थोड़ा मजीद समझने वाली बात है, क्योंकि ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, और यहाँ पे आपके पास जो है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बिल्कुल हो सकती है, बेशक टाइम 0 हो, बेशक आपके पास जो है डिस्टेंस 0 हो, क्योंकि अगर बॉडी पीछे से मूव करती हुई आ रही है तो वहां से स्टार्ट नहीं हो रही। चलिए मजीद मैंने क्लियर किया, आगे चलते हैं। तो ये कैसी मोशन हो रही है, जबरदस्त मोशन है भाई, है क्या कांस्टेंट कुछ हो रहा है, क्या चीज है, यूनिफॉर्म हो रहा है। ये ले जी, झगड़ा मुकाओ, क्यों एक दूसरे के साथ लड़ाई करनी है। और जी फिजिक्स वाले यूनिफॉर्म कहते हैं, मैथ वाले कांस्टेंट, भाई मतलब तो एक ही है ना, दोनों तरह ही पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड फिजिक्स में यूज होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मैथ वाले कांस्टेंट का वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन मतलब एक ही है, यानी कि एक्सेलरेशन अब आपके पास कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। कांस्टेंट मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप इंटीग्रेट करें तो आप रिकॉल करें कि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो इंटीग्रेशन से या इंटीग्रल साइन से बाहर आ सकती है, ताकि वहां से मैथमेटिकली क्लियर हो जाए। यूनिफॉर्म का मतलब है कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही। अब वो कहता है लेट द पार्टिकल बी मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब मजीद समझें इसका क्या मतलब है, यानी कि ना वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, नॉट देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, ना वेलोसिटी पे। आप कहेंगे जी इनको क्यों निकाल दिया, अगर इन पे डिपेंड करेगी, वो बाद में करेंगे, वो होती है वेरिएबल एक्सेलरेशन, बाद में करेंगे।
फिर वो कहता है जी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग। अब देख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चंस में हालांकि मैंने आपको ना कोई फार्मूला करवाया है ना कोई प्रॉब्लम सामने आई है, क्योंकि अभी थ्योरी शुरू की है, लेकिन क्वेश्चन में ये देखा करें जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है, फिर अब जो रिजल्ट्स आएंगे वो यूज होंगे, सिंपल मैंने कहा, वरना फिर मिक्स हो जाता है। और स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग मोशन हो रही है तभी वो रिजल्ट यूज होंगे। अब वो कहता है सपोज करें टाइम t इक्वल टू 0 है, पार्टिकल जो है कह रहा है कि एट द पॉइंट ओ, पूरा पढ़ता हूँ, पार्टिकल भी एट द पॉइंट ओ मूविंग विद वेलोसिटी u। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्यों ऐसी बात कर रहा है कि जी टाइम भी 0 है और पार्टिकल जो है मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी u। ठीक है जी, ये जो आपके पास है। अब यहाँ वैसे बोर्ड लिखा हुआ है, लेकिन ये मतलब है कि उसका कंपोनेंट है, ठीक है, हम वो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, तो ये स्केलर्स ही हैं सारे। अब वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ क्वेश्चन 2 विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये क्वेश्चन 2 तो हर पीछे लिखी हुई थी, लेकिन अब जरा रिकॉल करें, इक्वेशन 2 जो थी ना आपके पास, वो थी, ये देखें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर। फिर सुन लें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट कर रहा है। और यहाँ पे देख लें, x आपके पास जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। देखें इसमें ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस भी आ रही हैं, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, t जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंटीग्रेशन आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिहाज से करनी है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करें। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे a था लेकिन इंटीग्रल है यहाँ पे, तो dt लिखा हुआ है, यहाँ पे टाइम के लिहाज से इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे था डी स्क्वायर एक्स बाय dt स्क्वायर, जो d बाय dt dx बाय dt है, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, वो भी टाइम के लिहाज से कर रहे हैं, dt लिखा हुआ है। आंसर क्या आएगा? अब देख लें, इसमें हम कैलकुलस नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी जहां तक यूज हो रही है मैं बताने लगूँ। a कांस्टेंट है, जब a कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है। इंटीग्रल ऑफ dt क्या होगा? वो t होगा। दो तरीके हैं, आप कहें जी 1 का इंटीग्रल t के लिए सब कर रहे हैं तो वो t है, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रल t। एक और तरीका है, a तो बाहर चला गया, इंटीग्रल और डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। सिंपल सी एग्जांपल लें, जुबानी बोलने लगा हूं, ध्यान से सुने, जुबानी बोलने लगा हूं। आप ये देखें, इंटीग्रल ऑफ dt स्क्वायर इंटू dt, यानी कि इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इंटू dt। लगता तो बड़ा अजीब सा है, अगर वाकई इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल होते हैं तो इसका आंसर टी स्क्वायर आना चाहिए, लेकिन डेरिवेटिव क्या होगा? टी स्क्वायर का ट्वाइस टी, तो हो गया इंटीग्रल ऑफ ट्वाइस टी dt। अब ट्वाइस टी का इंटीग्रल क्या होगा? टी का होता है टी स्क्वायर ओवर 2, तो 2 था पहले लगा हुआ, ट्वाइस टी था ना, तो हो जाएगा ट्वाइस टी स्क्वायर ओवर 2, यानी कि टी स्क्वायर। वही बात हो गई ना कि इंटीग्रल ऑफ डी टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो वही है कि इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाते हैं। अगर आपको ये ना मेरी बात समझ आई तो मैं कहता हूँ बार बार सुन लें, वही चीज यहाँ पे। अब यहाँ पे भी वही हालात है, ये देख लें, ये वाला डेरिवेटिव यूं कह सकते हैं, ये डी टी बैलेंस करेगा, ये डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे, तो dx by dt रह जाएगा, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देख लें, ये डेरिवेटिव है और ये भी टाइम के लिहाज से है, ये भी टाइम है, इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएंगे, ये रह जाएगा। अब आ गया जी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हाँ, एक मुझे अब पुरानी बात याद आई है, यादें अपनी ताज़ा करते हैं। हम एक क्वेश्चन जरूर पूछते थे अपने टीचरों से, सर इंटीग्रेशन दोनों तरफ हो रही है, कांस्टेंट एक तरफ ऐड करते हैं, उसका आंसर सुन लेंगे क्यों होता है। बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड कर लें, बेशक आप राइट हैंड साइड पे, इस पे कोई कंपल्सन नहीं है, मैं कहता हूँ मैथमेटिक्स लॉजिक बेस्ड है, लेकिन दोनों तरफ क्यों नहीं किया? चलो सपोज करें यहाँ पे a1 है, यहाँ पे a2 है, ध्यान से सुने, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a1 है, यहाँ पे a2 है। अब a1 को उठा के राइट साइड पे ले जाए, a2 माइनस a1, वो एक नया कांस्टेंट a हो जाएगा, ठीक है। फिर देख लें, अगर यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a2 है, यहाँ पे a1 है, चलो a2 को उठा के राइट साइड पे ले जाए, तो a1 माइनस a2 नया कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब कि जो कांस्टेंट यहाँ पर है, जो यहाँ पर है, दोनों को एक तरफ ले जाए, दोनों को ऐड करके माइनस करके एक नया कांस्टेंट बन जाता है, इसलिए एक ही कांस्टेंट लिखा जाता है, ठीक है जी, एक ही लिखा जाता है। जबरदस्ती वाली बात नहीं होती, ये आर्बिट्री कांस्टेंट होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट जबरदस्ती वाली बात नहीं होती, जबरदस्ती मतलब कि जी यहाँ पे एक है, एक और है, अगर वो ऐड हो रहे हैं तो उनको ऐड करके माइनस करके एक बनाए, यहाँ से उठा के यहाँ ले जाए, वो एक बन गया। अच्छा जी, अब ये आ गया, अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होगा, यही मैं कहता हूँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड प्योर मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिकली तो हो गया इंटीग्रेट, बात खत्म हो गई, लेकिन अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होगा, क्योंकि वेलोसिटी है। हम कहेंगे जी वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम प्लस, ये क्या बुला है, पता होना चाहिए ना इसका, वरना क्या पता वेलोसिटी क्या है। हाँ, प्योर मैथमेटिकली होता, ये बस एक डेरिवेटिव होता, ये भी एक्स और वाई टाइम कोई चीज होती, तो खत्म होती बात। अब ए कैसे निकालना है, ये ले जी, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसको निकालने के लिए वी यूज टू गिवन कंडीशंस। क्या गिवन कंडीशंस? वो भी दो कह रहा है। वो कहता है जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल यू। अब मैंने इसमें मसला नहीं होना चाहिए, मैंने कहा था टाइम जीरो पे वेलोसिटी हो सकती है। अब लेकिन ये समझना जरूरी है कि इसको सब्स्टिट्यूट कैसे करना है। टी को जीरो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, डी एक्स बाई डी टी इज द वेलोसिटी, इसकी जगह यू सब्स्टिट्यूट करना है। जब टाइम जीरो है तो डी एक्स बाई डी टी यू है, ये ले हो गया। dx by dt मैंने कहा था आपने u सब्स्टिट्यूट करना है, ये लिखा हुआ है।
टी को मैंने कहा था 0 सब्स्टिट्यूट करना है, ये लिखा हुआ है, ये तो हो गया 0, ए आ गया u, ये ले ए यू के बराबर है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेलोसिटी ही निकली है। तो आप कहेंगे जी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे होगी, ये वाली कांस्टेंट ही थी, क्योंकि उसने फिक्स की हुई थी, उसने कहा था जब टाइम 0 है तब उस वक्त वेलोसिटी u है, ठीक है ना। आपने स्टॉप हो जाओ उनकी, उससे 2-3 वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी होगी जब आपकी गाड़ी मूव कर रही है। तो अब यहाँ पे देख लें, अब इसको इक्वेशन को देखें, जिन लोगों ने फिजिक्स पढ़ी है क्या पुरानी यादें ताजा हो रही हैं, dx by dt वो तो यही है, इसको उसने v लिखा हुआ है, ये at ये लिखा हुआ है, ये जो आपके पास है ये। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फाइनल वेलोसिटी है एट एनी टाइम t, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी है टाइम t इक्वल टू 0 पे थी, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे देख लें, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, ये टाइम है। तो हमने तो कुछ इस तरह पढ़ा था, इसको vf लिखते थे, इसको vi लिखते थे, तो अब बनता था vf इज इक्वल टू at प्लस vi या vi प्लस at। तो ये वही क्वेश्चन है जो आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, जो आप फिजिक्स में पढ़ते रहे हैं, मैट्रिक में भी, इंटर में भी, ये वही है। ये एक और तरीका है इसको निकालने का। ये कहता है विच गिव्स द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, ये वेरिएबल वेलोसिटी है, dx by dt, ये फिक्स वेलोसिटी है क्योंकि ये फिक्स थी t इक्वल टू 0 पे। अब कहता है नाउ इफ वी इंटीग्रेट इक्वेशन 5 वी गेट, अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करने लगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देख लें टाइम के लिहाज से आप करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम के लिहाज से करेंगे, यानी कि इंटीग्रल और यहाँ पे dt आपस में बैलेंस, इंटीग्रल और d कैंसिल, x रह जाएगा। तो लेकिन यहाँ पे देख लें, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये x के बराबर आ जाएगा, t का इंटीग्रल t स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, u भी कांस्टेंट है, यहाँ पे देख लें कांस्टेंट ही था, तो u तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, टाइम के लिहाज से करेंगे तो t, b एक और कांस्टेंट आ गया, दिस इज अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये निकालना है, ये निकलेगा कि जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस क्या था। अब कहेंगे जी कभी वेलोसिटी कभी डिस्टेंस, भाई यहाँ लेफ्ट साइड पे वेलोसिटी थी ना, इसलिए हमने कहा था टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी। अब लेफ्ट साइड पे डिस्टेंस है, तो जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस क्या होगा, यूं करना है, ये नहीं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये चीज आ गई। अब कहता है जब t 0 होगा तो पार्टिकल इज एट o, यही है ना, यानी कि x इक्वल टू 0, यही आपको दिया हुआ था। तो इसका मतलब है कि x को 0 करेंगे, t को 0 करेंगे, t b 0 आ गया, लो जी ये लें। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे आपने x को 0 किया क्योंकि x 0 था जब टाइम 0 था, तो ये भी 0 किया, फिर ये t ये भी 0 किया, ये सारा 0 हो गया तो b 0। तो लें जी b 0 हो गया तो b को 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट करें। अब जरा b अगर 0 है तो इसको रिकॉल करें, बल्कि चले अगली स्लाइड पे देखते हैं, ये वाली वो बात कर रहा है, यहाँ पे देख लें वो यही कह रहा है कि b को 0 आपने 6 में करना है सब्स्टिट्यूट, तो वो जारी बात है b 0 हो जाएगा, बन क्या जाएगा x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut। ये ले जी x इक्वल टू हाफ at स्क्वायर प्लस ut, ये भी वही क्वेश्चन है जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी, जिन लोगों ने पहले फिजिक्स पढ़ी, ये वही है। यहाँ s लिखते थे, इसको शायद vi लिखते थे, बाकी तो वही था, यानी कि वही क्वेश्चन है। ये एक और तरीका हुआ जिस तरह से ये क्वेश्चन आई है, और इतना तेज, which gives the distance traveled by the particle या body in time t, ये ले बिल्कुल सही, x इज द फंक्शन ऑफ टाइम आया है कि टाइम पता होगा आपको, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जारी बात है इनिशियल वेलोसिटी पता होगी, एक्सेलरेशन पता होगी, तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगा। क्वेश्चंस करेंगे, आ ही गया, ये बड़े सुकून से आ रहा है, ये जी। वो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल विद द पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। अब ये ध्यान से देखें, वो कहता है स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये जो हम ऊपर से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं ये यूज हो सकते हैं विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका मतलब है ये वाली क्वेश्चन ये जो पीछे निकाली है वो भी यूज हो सकती है इन द nth यूनिट ऑफ टाइम। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें याद पड़ता है जी इंटर में शायद सबसे मुश्किल क्वेश्चन माना जाता था जब हमने इंटर की थी, कि जिसमें लिखा था जी के 5 सेकंड के लिए गिरी तो थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो वो बड़ा मुश्किल लगता है, मुश्किल आसान नहीं होता, समझने की बात है, समझे तो आसान है। अब ये कह रहा है nth यूनिट ऑफ टाइम, इसको जैसे मर्जी ले लें। फॉर एग्जांपल बॉडी जो है, मैं वैसे बता रहा हूँ, यहाँ नहीं करना, बॉडी जो है 10 सेकंड ट्रेवल कर रही है, ठीक है। कोई कहता है जी 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो, 10 सेकंड में नहीं, 10वें सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया निकाल लेंगे, 9 सेकंड में कितना किया निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, जो 10 सेकंड में ट्रेवल किया डिस्टेंस, उस डिस्टेंस में से 9 सेकंड वाला डिस्टेंस जब माइनस करेंगे तो एग्जैक्टली वो डिस्टेंस आ जाएगा जो 10वें सेकंड में कवर हुआ है। मैंने तो हल्का फुल्का बता दिया है, इस तरह का इंटर में सवाल है, या कम से कम तब था जब मैंने इंटर की थी। तो अब इसमें भी ऐसा ही करना है, nth यूनिट ऑफ टाइम कह रहा है ना, अब वो कुछ भी हो सकता है,
nth यूनिट ऑफ टाइम, घंटा है, सेकंड है, मिनट है, हमें नहीं परवाह, उसने nth यूनिट कह दिया है। अब वो कहता है सपोज करें x1 x2 डिस्टेंसेस है, ट्रेवल विद द पार्टिकल इन द फर्स्ट n एंड n-1 यूनिट्स। वो वाली बात है, n अगर आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में कितना किया, 9 सेकंड है, 9 में कितना किया। वो कहता है पहले n यूनिट्स ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो x1 है, n-1 यूनिट्स जो है उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो x2 है। तो अब वो कहता है फ्रॉम इक्वेशन 7, ये वाली है, ध्यान से देखें। अब यहाँ पे देख लें, अगर यहाँ पे मैं x1 लिखता हूँ तो रिकॉल करें क्या था x1 था जो डिस्टेंस कवर हुआ था n यूनिट्स में। अगर यहाँ पे x1 आएगा तो यहाँ पे आपके पास n आएगा, यहाँ पे t की जगह n आएगा, ये क्या होगा ना, ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से वो कहता है जी x2, अब x2 क्या था, वो n-1 मतलब यूनिट्स में डिस्टेंस था, तो यहाँ पे अगर x2 आता है विच इज दिस वन, तो यहाँ पे जो आपके पास t है इसको n-1 से रिप्लेस करें, ये किया हुआ है, इस t को भी n-1 से रिप्लेस करें, ये किया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, ये था ज्यादा डिस्टेंस क्योंकि ये n यूनिट्स में था, ये था वो डिस्टेंस जो n-1 यूनिट्स में था, हमें चाहिए एग्जैक्टली nth यूनिट में। तो x1 में से x2 माइनस कर दें, x1 में से x2 माइनस कर दें, ये स्टेप आप देख लें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth यूनिट ऑफ टाइम इज गिवन बाय, जैसा कि मैंने आपको कहा था x1 में से x2 को आपने माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें un लिखा हुआ है, मतलब इस इक्वेशन में से ही माइनस करनी है, तो यहाँ पे भी un लिखा हुआ है और इधर भी एक टर्म un की है, तो un माइनस un तो जीरो हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे देख लें माइनस है, तो वो एक माइनस और ये वाला माइनस प्लस u हो जाएगा, वो ये केस हो जाएगा। हाफ a यहाँ पर आ जाएगा विच इज दिस थिंग, और n स्क्वायर में से n-1 होल स्क्वायर आपने माइनस करना है, ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके पास लग जाएगा ना, वो ये है, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा u, यहाँ पे आ जाएगा हाफ a, और यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो होता है वो आपके पास आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो आता है आपके पास आता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला आपके पास फॉर्मूला आता है। तो यहाँ पे देख लें, ये वाली जो चीज आपके पास आती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या करते हैं इसमें, मतलब कि एक बार ये स्क्वायर छोड़ के एक बार इन दोनों टर्म को ऐड कर दें, एक बार माइनस कर दें, ऐड करने से मुराद n और n-1 को ऐड कर दें, ये लें n और n-1 ऐड, अब n में से n-1 माइनस करना है, यानी कि n माइनस n+1, वो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 रह जाएगा, n प्लस n टू n, और यही आंसर है ये। यहाँ पे देख लें u एज इट इज है, हाफ a आपके पास एज इट इज है, n प्लस n 2n है, -1 ये लिखा हुआ है, और ये आपके पास हो गया जी कैंसिल, ठीक हो गया, दिस इज द आंसर। अब वो कहता है लेट अस फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 ऑन स्लाइड 1, ये थी जी इक्वेशन 2, जहाँ पे वेलोसिटी को हमने कहा था कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव है टाइम के लिहाज से, मैग्नीट्यूड टाइप है ना, और यहाँ पे देख लें वेलोसिटी का कहा था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी की ये वाली जो आपके पास डेफिनेशन है इधर सब्स्टिट्यूट करें या ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो आपके पास आता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। अब वो ये वाली कंडीशंस कह रहा है, कहता है इसी क्वेश्चन को आपने पहले भी सॉल्व किया है, अब दोबारा सॉल्व करें। पहले तो आपके पास जो टाइम था उसके लिहाज से कोई वेलोसिटी दी हुई थी, डिस्टेंस दिया हुआ था, अब टाइम भी दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी नहीं है, तो दो डिफरेंट टाइम्स पे डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस 0 है, t इज इक्वल टू t1 पे डिस्टेंस x1 है। वो कहता है इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, टाइम के लिहाज से इसी इक्वेशन को दोबारा से इंटीग्रेट करें जैसे आपने पहले किया था, ये लें जी, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये चीज आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वही वाली चीज है, ये डी स्क्वायर एक्स पे डी टी स्क्वायर है। अब वही वाली बात, ए तो कांस्टेंट था वो तो बाहर आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड का क्या इंटीग्रल आ जाएगा ए टी, जुबानी रिकॉल करने की कोशिश करें ना, पहले भी यही स्टेप्स किए थे। ये अब डेरिवेटिव इंटीग्रल बैलेंस आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी एक्स पे डी टी, साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा, ये ले जी, ये डी एक्स पे डी टी यहाँ से आ रहा है, ए टी या आपके पास इधर से ए टी आ जाएगा, और एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड हो गया। लेकिन अब ए जो आपने निकालना है ना, रिकॉल करें पहले कैसे निकाला था, पहले आपने कहा था जी टाइम 0 पे तो कोई वेलोसिटी दी हुई थी, अब यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है। देखें यही चीजें समझने वाली हैं, मैं बार बार कहता हूँ अगर मैथमेटिक्स को ड्राई नहीं रखना, आपने लॉजिकल बनाना है, मजेदार बनाना है, मिठा मिठा बनाना है, तो उसको समझ लें। अब वो वाला स्टेप नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दी हुई, यहाँ पे बल्कि उसने डिस्टेंस दिया हुआ है दो डिफरेंट, यहाँ तो डिस्टेंस है ही नहीं, ये तो वेलोसिटी है, इसको दोबारा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जो कुछ मैंने बोला है नीचे लिखा भी हुआ है, ये इसमें कह रहा है इन दिस केस वी कैन नॉट फाइंड द कांस्टेंट a, ये वाला, फ्रॉम दिस इक्वेशन बिकॉज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट गिवन, क्योंकि अगर वो कहता है जी टाइम इतना है तो वेलोसिटी वो तो है ही नहीं, वही वो कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट गिवन एट एनी इंस्टेंट। फिर वो कहता है कि इंटीग्रेट करेंगे इक्वेशन 1 को दोबारा से ताकि डिस्टेंस हमें मिल जाए, टाइम के लिहाज से करेंगे, ताकि यहाँ पे देख लें इंटीग्रेट करेंगे टाइम के लिहाज से, यहाँ तो डिस्टेंस रह जाएगा,
जुबानी देखें ये टी स्क्वायर ओवर 2, ए तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगा ए टी और एक और कांस्टेंट बी साहब आएंगे, ये ले जी एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी, ये आएगा। यहाँ पे देख लें, यहाँ तो आपके पास सीधा सीधा एक्स आ जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, यहाँ पे ए टी आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा। ये जब चीज अब आपके पास आ गई तो अब यहाँ पे देख लें ये आपके पास आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार टाइम को जीरो करेंगे, एक्स को भी जीरो करेंगे, ये देख लें टाइम को जीरो करेंगे, एक्स को जीरो, तो बी तो जीरो हो गया। अच्छा अगर बी फॉर बदमाशी है तो बदमाशी जीरो ही होनी चाहिए, ए फॉर अच्छाई है तो वो नॉन जीरो रहे तो बेहतर है। अच्छा अब ये वाली चीज आपके पास आ गई, तो अब यहाँ पे देखते हैं फिर टी को टी वन करेंगे, एक्स को एक्स वन। अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये ले जी क्वेश्चन 2, ये है जी गिवन कंडीशन, व्हेन टाइम इज जीरो एक्स इज जीरो, व्हेन टाइम इज टी वन एक्स इज एक्स वन। लो जी बड़ा घूमता हुआ है। अब कहता है भाई अप्लाइंग द गिवन कंडीशंस वी गेट, अब ध्यान से देखें टी को जीरो यहाँ पे करना है, यहाँ पे करना है, ये किया हुआ है, एक्स को जीरो यहाँ पे करना है, ये किया हुआ है, ये सारा खत्म हो गया, जीरो जीरो जीरो, तो बी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें जब उसने x1 किया ना, एक्स को यहाँ पे x1 किया है तो t को t1 किया है, यहाँ पे t1 स्क्वायर हो जाएगा, ये किया हुआ है, यहाँ पे t1 हो जाएगा, ये किया हुआ है, आगे b लिखा है लेकिन b जीरो है। यहाँ देख लें b लिखा जरूर हुआ है लेकिन b जीरो है, आपने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। इधर देख लें असल में तो हमें क्या चाहिए, b चाहिए था और a चाहिए था, b तो मिल गया हमें, वो तो ठहरा जीरो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब आपको चाहिए a, b जीरो है, तो यहाँ पे देख लें इसको इसने लिखा हुआ है a_t1 और इस चीज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया है, x1 माइनस हाफ a_t1 स्क्वायर। अब t1 पे डिवाइड कर दे तो a आ जाएगा, t1 पे डिवाइड कर दे तो यहाँ से a आ जाएगा, वो जो a होगा ना आपके पास वो इधर सब्स्टिट्यूट कर दे, b तो जीरो है, ये लें जी वो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, x देखें एज इट इज है, हाफ ए टी स्क्वायर एज इट इज है, यहाँ पे जो t लिखा हुआ है वो बाहर ब्रैकेट किया है, a क्या है, a आ जाएगा x1 ओवर t1, ये लिखा हुआ है, माइनस हाफ ए टी वन स्क्वायर है ना, इसको t1 पे डिवाइड करें तो माइनस हाफ ए टी1 रह जाएगा, ये लिखा हुआ है। तो ना पता लगा दोबारा सुन लीजिएगा, ये वाली चीज है। अब देखें लगता है कि नई चीज आ गई है, पहले तो हमने कुछ और पढ़ा था लेकिन ये उससे मिलती जुलती है, उसको सपोर्ट करती है, क्योंकि पहले इस तरह से कुछ आया था ना, एक्स इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी, यू आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, कहेंगे एक ही है आ गई। देखें ये भी वेलोसिटी टाइप ही है, डिस्टेंस ओवर टाइम वेलोसिटी होता है ना। अब यहाँ पे कहेंगे यहाँ तो एक्सेलरेशन है, ये तो डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर है, लेकिन डिस्टेंस ओवर टाइम स्क्वायर साथ में टाइम है, तो ये भी डिस्टेंस ओवर टाइम है, ये वेलोसिटी ही है। अब वही बात जो मैंने जुबानी बोल दी है ना, अब मैं बोलने लगूँ यहाँ से, यहाँ लिख के इक्वेशन 3 गिव्स द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल, ये देख लें at any time t, yes x is the function of time t, a तो कांस्टेंट था, x1 कांस्टेंट है, t1 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, t1 कांस्टेंट है, तो t ही वेरी करेगा तो x वेरी करेगा। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 3, और उसके बाद कहता है ये जो आपके पास 7 स्लाइड 5, ये 7 स्लाइड 5, 3 तो आपके पास ये आ गई है ना, ये 7 स्लाइड 5 आगे लिखी हुई है, ये देखें जरा, अब खुद देख लें, साफ नजर आ रहा है, x तो वही है, हाफ ए टी स्क्वायर वही है, t ये लिखा हुआ है, ये अंदर वाली चीज ब्रैकेट के अंदर वो u है, यानी आप नहीं है, मैं कह रहा हूँ यू है, आप नहीं है, यू का मतलब तुम या आप, वो नहीं, लेकिन ये जो आपके पास यू है ना, ये इसके बराबर है, x1 ओवर t1 माइनस हाफ a t1, ये है जी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जीरो। मतलब आप कहेंगे ये तो दी नहीं हुई थी, फिर कैसे कह सकते हैं, आप खुद देख लें यहाँ पे, जुबानी समझने की कोशिश किया करें, देखें इससे मुश्किल नहीं होता, जुबानी में जरा कोशिश करता हूँ, जो मैं आपको तो ना जुबानी समझे मैं जरा स्लो बोलता हूँ, साथ साथ लिख लिया करें। ये देखें वेलोसिटी यहाँ से हम निकालेंगे dx बाई dt, इसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, at आएगा और तो कुछ नहीं आएगा, खुद देख लें, ध्यान से देख लें, यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2 तो इधर आ जाएगा, at आ जाएगा, इधर t का डेरिवेटिव 1, बाकी ये आ जाएगा, यानी कि at प्लस दिस थिंग, t का डेरिवेटिव 1। तो अब यहाँ पे देखें जब t जीरो होगा तो क्या होगी वेलोसिटी, ये at वाली टर्म उड़ जाएगी, सिर्फ ये रह जाएगा x1 ओवर t1 माइनस हाफ at1, ये बनता है। ये मैंने जुबानी जुबानी बोला है, मैं जानबूझ के इस तरह करता हूँ, मेरा मकसद मुश्किल करना नहीं है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि सुन के भी समझ सकते हैं, इसलिए उसने कहा है कि दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू जीरो। यहाँ नजर नहीं आ रही, फिर सुन लें, यहाँ पे dx ओवर dt करें और यहाँ पे देख लें वो वेलोसिटी होगी, ठीक हो गया, वो तो होगी वेलोसिटी एट एनी टाइम t, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा at, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा, t का डेरिवेटिव 1। अब अगर t को जीरो पे देखना है कि जी क्या वेलोसिटी आ रही है t इज इक्वल टू जीरो पे, तो यहाँ पे देख लें at वाली टर्म उड़ जाएगी, इसमें कोई t नहीं आ रहा, यही वेलोसिटी होगी t इज इक्वल टू जीरो पे, ये लिखा हुआ है, ठीक हो गया।
ओए तो बहुत झूम रहा है। अब वो कहता है वी नाउ टर्न टू इक्वेशन 3। टर्न क्या करना, तो पे टर्न करन दिया सी। खैर वी टर्न टू इक्वेशन 3 ऑन स्लाइड 2। कौन सी है अभी, इसको भी लिफ्ट करा ही दिया, वही दोनों चली आ रही थी, यानी ये इसके बराबर, फिर इसको लिखते थे डी स्क्वायर एक्स ओवर डी स्क्वायर। खैर अब इसमें देखें ये जो हमने किया था, कैसे किया था, हमने कहा था अगर वेलोसिटी आपके पास x का फंक्शन है तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव x के लिहाज से, फिर x का t के लिहाज से, x और t का फंक्शन होता ही है। तो अब ये वाली जो चीज आपके पास थी, ये वेलोसिटी थी, ये था dv/dx। अब वो कहता है जी कि अब इसको भी इस्तेमाल करके देखते हैं यहां से क्या निकलता है। अब वो कहता है सेपरेटिंग वेरिएबल्स। देखें जिन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी है ना, उनके लिए ये मसला नहीं होना चाहिए। वेरिएबल सेपरेट करने का मतलब क्या है, वेरिएबल दो ही है, एक v है और x है। a आपके पास वेरिएबल नहीं है, a कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। वेरिएबल सेपरेट करने, dx को उठा के a से टक्कर लगवा दें, सेपरेट हो जाएंगे, x एक तरफ वेलोसिटी एक तरफ, झगड़े हो गया। ये देख लें, ये dx को इधर ले जाएं, a dx, यहाँ पे आ जाएगा vdv। इंटीग्रेशन जब करेंगे, ये फॉर्मेटिंग का मसला, इंटीग्रेशन ही लिखा हुआ है। इंटीग्रेशन जब करेंगे तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इंटीग्रेशन करेंगे x के लिहाज से तो वो x आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ dx यानी कि 1 का इंटीग्रल x। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करेंगे तो v के लिहाज से, तो वही वाली बात, पावर छोड़ के देखेंगे डेरिवेटिव है तो वही करते हैं कि जी पावर में 1 ऐड कर देते हैं, नई पावर पे डिवाइड कर देते हैं। v²/2 कांस्टेंट को जरूर ऐड करना है, इस पे नहीं कंफ्यूज होना कि एक तरफ क्यों कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था इधर भी करते हैं इधर भी करते हैं, इधर का कांस्टेंट उठा के इधर ले आए, तो 1 कांस्टेंट माइनस सेकंड कांस्टेंट, वो एक ही कांस्टेंट बनेगा। अब c निकालना पड़ेगा, ये क्वेश्चन 1 आ गई। c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कैसे निकालेंगे, उसने कहा था जब आपके पास डिस्टेंस 0 था, वेलोसिटी u के बराबर थी। ये मैंने लेक्चर के शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था। डिस्टेंस को 0 करें और वेलोसिटी को आपने u करना है। तो यहाँ पे देख लें, ये तो हो जाएगा जी 0, ये हो गया। v² की जगह u² आ जाएगा, और c क्या आ जाएगा, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले जाए तो -u²/2। ये -u²/2 जो c है ना, इधर सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। लो जी हो गया। अब वो कहता है हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, ये जी इक्वेशन 1 है, बिकम्स ये वाली चीज आपके पास, क्योंकि इसको उठा के आपने यहाँ रखा है, ठीक है। अब 2 को बेशक यहाँ ले जाए, तो v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax। ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन में से ही एक है, जिन लोगों ने फिजिक्स पहले पढ़ी है इंटर में या मैट्रिक में, ये वही है। लिखते थे vf² माइनस vi² इज इक्वल टू 2as, ऐसे लिखते थे, लेकिन ये वही क्वेश्चन है। तो एक तरह से आपने वही इक्वेशन ही की है, ठीक है, जो आपने लेकिन तरीका और है। which can be used to find the फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज मूव्ड द डिस्टेंस x। ये सारी जो कहानी लिखी हुई है ना, इसका मतलब सिर्फ ये है कि यहाँ पे चार चीजें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। एक चीज आप निकाल सकते हैं अगर तीन दी हुई हो, बस यही है। कोई एक इनमें से आप निकाल सकते हैं अगर बाकी तीन दी हो, पढ़ लेते हैं, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। वो कहता है विच कैन बी यूज टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी, इसकी बात कर रहा है, ऑफ द पार्टिकल आफ्टर इट हैज मूव्ड द डिस्टेंस x, यानी कि x भी दिया हुआ है और आप ये क्या कर सकते हैं, v निकाल सकते हैं। इसका मतलब u और a भी दिए हुए हैं। और टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन अ टाइम t, यानी कि x निकाल सकते हैं। अब टाइम तो यहाँ पे कोई नहीं दिया हुआ। व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स v वेयर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v थी, दोनों दी हुई हैं। एक्सेलरेशन का तो खाते ही है, वो तो दी हुई होगी, फिर x भी आप निकाल सकते हैं। और टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, दैट वुड चेंज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम u टू v इन अ गिवन डिस्टेंस x, यानी कि वही बात, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो a निकाल लें। ठीक हो गया। इन शॉर्ट ये क्वेश्चन है, इसमें चार आपके पास क्वांटिटीज हैं, इनमें से तीन दी हुई हैं, चौथी कर लो, झगड़ा वो क्या। उई इतना तेज, जल्दी भैया जरा, अफ्तारी में तो काफी टाइम था। खैर वो कहता है डिराइव द इक्वेशन टू स्लाइड इट। अच्छा जी, क्या है वो, ये तो वही है, लेकिन अब एक तरीके से आपने निकाल ली है। ये असल में पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं कि इंटर में मैट्रिक में कैसे निकलवा के देते थे। इंटर में मैट्रिक में इस तरह निकालते थे, ये वाली इक्वेशन जो आपने इस लेक्चर में ही ड्राइव की है, ये वाली, और ये वाली भी v इज इक्वल टू at प्लस u, ये आपके पास v के बराबर है, ये ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस का क्या करते थे, इसमें देखें, अब अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिहाज से कह सकते हैं जी कि ये इक्वेशन निकालें, यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी है, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, ये आपके पास एक्सेलरेशन है, ये आपके पास डिस्टेंस है। प्योर मैथमेटिकली ये कहा जा सकता है कि ये प्रूव करें इन दोनों इक्वेशंस की मदद से, और प्योर मैथमेटिकली ये हो जाएगा जी टी मनु पता क्या टाइम है किया, इन दोनों इक्वेशंस में से इसमें से टाइम को लिमिनेट कर दें या टी को लिमिनेट कर दें। प्योर मैथमेटिकली कहना है तो टी को लिमिनेट कर दें, इसमें से ये बन जाएगी। लेकिन मैं वही कह रहा हूं
प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स जुड़े हुए हैं आपस में, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना प्योर वालों को अप्लाइड का, ना अप्लाइड वालों को प्योर का। पहले ही कहते हैं मैथ्स ड्राई है, तो अगर ये लड़ना शुरू हो जाए अप्लाइड प्योर वाले, तो फिर हमने क्या मतलब है कि मैथ्स को अच्छा प्रूव करना है। एनीवे ये तो हो गया। अब इसमें देख लें, करना यही है कि टाइम निकाल के, टाइम लिमिटेड करना है ना, टाइम यहाँ से निकालें, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दें, यहाँ से निकालेंगे क्वाड्रेटिक है, मुश्किल करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही अप्लाइड वाला बनेगा ना प्योर वाला। यहाँ से टी निकल सकता है v माइनस यू ओवर ए, फिर छेती भैया, अब सारी का समान लाना होगा। अच्छा खैर, यहाँ पे देखें ये वाली चीज आपके पास आ गई, तो यहाँ पे देख लें ये जो t आपके पास आ रहा है ना, ये आ रहा है v माइनस यू ओवर ए। अब ये क्लियर नजर आ रहा है, यहाँ पे देख लें टाइम आप देखें v माइनस यू ओवर ए आ रहा है, तो ये क्लियर चीज एक नजर आ रही है कि इस t को कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है हमने, यहाँ पे, तो इधर। अब वो कहता है यूजिंग इन दिस वन, वही बात कर रहा है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, फिर सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बन जाएगा, करके देख लेते हैं। ये t की जगह क्या आ रहा है, v माइनस यू ओवर ए, ये t की जगह क्या आ रहा है, v माइनस यू ओवर ए, स्केयर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे t स्केयर था। अब कैसे सिंप्लीफाई करना है इसको, लो जी, पहले देख लें इसका एलसीएम क्या बनता है, एलसीएम 2a बनता है, ये ध्यान से देख लें, लगता है 2a स्केयर है लेकिन नहीं, ये a स्केयर है, a के a इधर भी है, तो 2a एलसीएम बनता है। थ्रू आउट 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रू आउट 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2a आएगा, ये आ गया, इधर 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, a और a कैंसिल आ जाएंगे, तो 2u टाइम्स v माइनस यू। इधर जब आप 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो यहाँ पे देख लें वैसे ही ये सिचुएशन ऐसी हुई है, नीचे डिनोमिनेटर में था ही 2a, वो कैंसिल हो जाएगा, तो v माइनस यू होल स्क्वायर रह जाएगा। फिर देख लें, ये a भूल जाएं क्योंकि ये नीचे a स्क्वायर से कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर में 2a है, 2a से मल्टीप्लाई करेंगे वो 2a डिनोमिनेटर वाला खत्म हो जाएगा, v माइनस यू होल स्क्वायर रह जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स का मेन रूल जो हर दफा मैं कहता हूँ, छोटी से छोटी क्लास से लेकर पीएचडी तक, कि कोई कॉमन आपके पास फैक्टर हो तो उसको कॉमन निकाल लें। यहाँ पे v माइनस यू कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा 2u, और यहाँ से फिर एक v माइनस यू बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था। अब 2u माइनस यू क्या होता है, वो तो u के बराबर है, और यहाँ पे रह जाएगा v, तो v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, ये देख लें ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बन गया ना, 2ax आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यही चाहिए था। लो जी, विच कंप्लीट्स द प्रूफ, गल मुकी। ओ एनी क्वेश्चंस, देख लें कितनी मेहनत से उन्होंने पढ़ाया, पसीने निकल रहे हैं, थैंक्स भी कर रहे हैं आपका। और इस तरह से ये आपका खत्म हो गया लेक्चर नंबर 11। अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 12 में।